हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी अपनी नोटबुक ओपन करो, अच्छे से पहले इसको डिटेल में समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। क्लियर है? तो क्या है चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बड़ा ही मस्त चैप्टर है ये। ओके, अब बात यह है कि इस पूरे चैप्टर में हम दो टाइप के प्रोसेस की बात करेंगे। कितने टाइप के प्रोसेस की? दो टाइप के प्रोसेस की। एक्चुअली यहां पर है क्या, दो टाइप की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? एक है केमिकल एनर्जी और एक है कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी? एक केमिकल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो ध्यान से, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक है कौन सा? केमिकल एनर्जी। ठीक है, और हमको क्या करना है? हमको इन दोनों एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन करना है। यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना है और केमिकल को कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो कितने प्रोसेस हो गए हमारे पास? दो। अब ये जो दो प्रोसेस जिस डिवाइस में होंगे उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या? सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल का अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको, तो सेल का डेफिनेशन क्या होगा? ए डिवाइस इन विच द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल का डेफिनेशन क्या हो गया? ए डिवाइस इन विच द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखो प्रोसेस कितने हैं? दो। तो सेल भी फिर कितने होंगे? दो होंगे। तो सेल हमारे पास यहां पे दो टाइप के। अब दो टाइप के सेल कौन से हैं? एक सेल तो वो होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और एक सेल वो होगा जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कहानी समझ आ गई? तो देखो ये जो दो सेल है हमारे पास वो कौन से सेल है? एक सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, और जो दूसरा सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब कौन से सेल में कौन सा प्रोसेस होना है इसको हम लोग एक सिंपल से ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक काम करो, इस इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तोड़ दो। कैसे? इलेक्ट्रो और ये है केमिकल। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल का मतलब क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। क्लियर है? अब इसको उल्टा कर दो। देखो कि यहां पर क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ए सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A cell in which chemical energy is converted into electrical energy, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं लिख देता हूं, देखो इसमें जो केमिकल एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर दूसरा प्रोसेस क्या बचा कि जिस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो वो सेल कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ए सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? केमिकल एनर्जी। जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इन्हीं दोनों सेल के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों सेल में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद कुछ एक लॉज है, फैराडेज लॉज, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, जिसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। क्लियर है? तो मिटा दिया जाए इसको एक बार। चलिए, हाँ जी, तो प्रोसेस क्लियर हो गया कि हमको क्या करना है आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर है?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। किसके ऊपर है? इलेक्ट्रोलाइसिस। कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, अब देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा जैसा हेडिंग में दिया गया है वैसे ही आपको याद करना है। कैसे? इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो लाइसिस का मतलब क्या होता है? क्लीवेज या ब्रेकडाउन, ब्रेकेज। अब किसका क्लीवेज होने वाला है? इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो से यहां पर क्या वर्ड आता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या वर्ड आता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोलाइट इज ए केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हम लोग इस प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलाइट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस, जो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। देखो, इट इज ए केमिकल substance, it is a chemical substance which dissociates into ions। अब वो आयंस कौन से हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, चलो, तो ये केमिकल सब्सटेंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि वो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट है या फिर वो पार्शियल है, यानी कम है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इनटू पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? पहला होता है कौन सा? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। ठीक है, एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से हो गए? जैसे मान लो आप क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो HCl ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब उसके बाद मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे, देयर आर सो मेनी। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में एग्जांपल कौन से आएंगे बताओ? जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया? NaOH ले लिया, मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, मैं सीजियम हाइड्रोक्साइड ले सकता हूं, एंड सो मेनी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, फिर मैं ले सकता हूं सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, मैं उनको ले सकता हूं। आपने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, और उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट काफी टाइम आया होगा जब हम लोग पीएच निकालते हैं। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसे? जैसे मान लो हमने क्या लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया था HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH, तो इनका जो सॉल्ट बना वो कौन सा बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, सिमिलरली NaOH का रिएक्शन करवा दो किसके साथ? H2SO4 के साथ, सॉल्ट क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। KOH का H2SO4 के साथ करा दो तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। NaOH का रिएक्शन करा दो HNO3 से, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। ठीक है, अमोनियम, अरे सॉरी, अमोनियम कहां से आ गया? ये तो सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, NaNO3। फिर KOH का रिएक्शन करा दो HNO3 के साथ में, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चलो अब मेरे को आप बताओ, अगर आपको केमिस्ट्री बड़ा अच्छा लगता है तो मुझे फटाफट बताइए कि पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या है और सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या है? ठीक है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, पॉज कर लो इसको एक बार। तो बताएं, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर। और सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? क्या होता है? चिली
सॉल्ट पीटर, CHILE, चिली कंट्री है ना एक, सॉल्ट पीटर। तो ये इसके कॉमन नेम्स है, ठीक है। चलो, जो कि आपने शायद क्लास 8 या 9 में अच्छे से पढ़े होंगे। चलो, तो ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो, आपने एक चीज पढ़ा हुआ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। और नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 100% होता है। अल्फा यानी जो उनका जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, दैट इज 100%। 100% बोले तो 1, बोले तो 1, ठीक है। तो जिन इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100% है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो क्या हर बार ऐसा ही होता है? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए अल्फा 100% होना ही पड़ेगा? नहीं, नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि अगर अल्फा 30 से लेकर के 100% तक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम करेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% भी है, then that will also be assumed as a strong electrolyte। उसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अज्यूम कर लेंगे। फिर क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, क्या, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अज्यूम कर लेंगे। और हालांकि कॉपर सल्फेट का जो अल्फा है वो लगभग 30 या 35 के बीच में होता है, ठीक है। तो भी हम इसको क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई जरूरी नहीं कि 100% हो तो ही वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये पिक्चर क्लियर होगी। दूसरा क्या है, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2 क्या है, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। अब मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि भैया वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं है, यानी जिसका जो अल्फा है वो 30% से लेस है, ठीक है। कहानी समझ गए ना, अल्फा के बेसिस पे समझ गए। तो मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट वो है कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो कितना हो, वो लगभग 3 से 30% के बीच में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और इस चैप्टर में हमारा इस मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट से कोई वास्ता नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? चलो, अब आता है नंबर 3। और नंबर 3 आपका कौन सा है, वीक। कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, WEAK, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, यानी जिनका जो अल्फा है दैट इज लेस देन 3%। ये तो बहुत ही वीक हो गया ना। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, वीक एसिड जो हम लोग इस चैप्टर में बहुत यूज करते हैं, कौन सा है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड है। तो इसका जो अल्फा है वो 3% से भी बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। क्लियर कहानी, कोई इशू नहीं है। चलो, तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अब देखो, इसको हमने तोड़ा, लाइसिस का मतलब क्या होता है, क्लीवेज या फिर ब्रेकडाउन। और इलेक्ट्रो से हम लोग यहां पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का लाइसिस करना है, यानी ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, वो ब्रेक डाउन होगा बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by the passage of electricity, by the passage of electricity is known as electrolysis, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया और हमने एक इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या, इलेक्ट्रोलाइट का क्या किया, ब्रेक डाउन किया, डीकंपोजिशन किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ये पिक्चर क्लियर होगी। इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए, मिटा दिया जाए। अब बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होगा क्या, इस प्रोसेस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात आ गई कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे बोला मैंने? देखो, इन्होंने बोला बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। उससे हम लोग करने वाले क्या है? इस इलेक्ट्रोलाइट को, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, उसको हम लोग क्या करने वाले? डिकम्पोज करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं इस प्रोसेस में। क्लियर है? अब ये प्रोसेस जिस सेल में होगा, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पिक्चर क्लियर हो रही है आपको? क्या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, और ये किस में होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो ध्यान से, हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो देखो, हमने लिया एक सेल, हमने क्या ले लिया? एक सेल ले लिया, और इस सेल को हमने क्या बोल दिया? ये कौन सा है? ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्लियर है? ओके। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक सेल में दो ही चीजें होती है, एक होता है इलेक्ट्रोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये फिट कर लो माइंड में। सेल में दो ही टाइप की चीजें होती है, एक टाइप है इलेक्ट्रोड और एक टाइप है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि हमने क्या काम किया, इस सेल में हमने इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है। कितने इलेक्ट्रोड देंगे? 2 इलेक्ट्रोड देंगे, कम से कम कितने? 2, ठीक है। चलो, हमने 2 इलेक्ट्रोड दे दिए। क्लियर है? ओके। अब एक चीज और फिट कर लो कि सेल कोई भी हो, देखो हमने क्या बोला, इस चैप्टर में 2 सेल आती है, एक आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेल कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो बाद में हम लोग पढ़ने वाला है, ठीक है। लेफ्ट में, अब देखो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये वाला। लेफ्ट में हमेशा किसको लिखते हैं? एनोड को लिखते हैं। फिट कर लो माइंड में, सेल कोई भी हो, एनोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, दैट इज नोन एज व्हाट? एनोड। और राइट वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या लिखते हैं? कैथोड। ए सेल इज इधर इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। एनोड इज ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट साइड। एक चीज तो ये फिट कर लो, और कैथोड हमेशा कहां होगा? राइट में होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या फिट करनी है? दूसरी बात फिट करनी है कि सेल कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक है या इलेक्ट्रोकेमिकल है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन ही होगा। ये भी चीज अपने दिमाग में क्या कर लो? फिट कर लो, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा। क्लियर? अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको क्या लगाना है? इसको, हमको इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हमको एक क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड वाली साइड, और नेगेटिव टर्मिनल को कहां करेंगे? कैथोड वाली साइड करेंगे। मींस एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल हियर एंड कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल हियर। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है। ओके, इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि एनोड लेफ्ट में है और जो कैथोड है वो क्या होगा? राइट में होगा ऑलवेज। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो एनोड है, एनोड पे हमेशा क्या होने वाला है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। और जो कैथोड है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो एनोड है, दैट विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल, that will be connected to the positive terminal of the battery, और जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से
कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? नेगेटिव टर्मिनल से। चीजें क्लियर हो रही है? चलो, अब ये तो हमने कर दिया क्या, इलेक्ट्रोड के साथ हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दी। अब देखो ध्यान से, बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इमर्स्ड होने चाहिए, ये डिप होने चाहिए किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट हमने भी पढ़ा है कि ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि डिसोशिएट हो जाता है आयंस में। अब आप अपनी सूझबूझ से बताइए कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, मॉडरेट करेंगे या वीक करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट है इस बैटरी में हमने डाला, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे? इमर्स्ड होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे? इमर्स्ड। ये कहानी क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ओके, अब होने वाला क्या है? अब क्या होने वाला, देखो ध्यान से, कि हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ए केमिकल सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस। ठीक है, मान लो कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है कौन सा? AB। क्या है? AB। मैंने ऐसी रैंडमली कोई नाम दिया इन जनरल, ठीक है, जो कि डिसोशिएट होगा, जो कि ये जो AB है, मान लो ये आपको डिसोशिएट होकर के ये क्या देता है? A पॉजिटिव प्लस में B नेगेटिव। यानी एक क्या देता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एक देता है नेगेटिवली चार्ज आयन देता है। A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। यानी आपके पास इस सॉल्यूशन में एक तो A पॉजिटिव और एक B नेगेटिव, ये चार्ज आयंस है। ये बातें फिट हो गई। अब क्या होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो होने वाला क्या है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो कहां पर चले जाएंगे? ये पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे। और वो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? एनोड पे। नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो कहां चले जाते हैं? एनोड पे चले जाते हैं। और एनोड पर जाकर के वो क्या काम करने वाले हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे, और क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो ध्यान से। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? रिएक्शन, ठीक है, एट एनोड। और हमको पता है कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, ये भी देखते हैं। देखो ध्यान से, तो हमने क्या बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है दे विल गो या दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। कब? जब हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जो बी नेगेटिव है, ठीक है, कहां पर जाएंगे? ये एनोड पे जाएंगे। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे? एट एनोड। एट एनोड की एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाली है? तो एनोड पे क्या होगा? जैसे मान लो कि जो बी नेगेटिव आयंस है, ठीक है, तो ये क्या बन गए? ये बन गए बी, ठीक है, ये क्या बन गए? बी, ये ओके। अब ये नेगेटिव है तो ये कौन सा? ये एक्वस सॉल्यूशन में मान लो कि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, या फिर हमने इनकी मोल्टन स्टेट ले ली, ठीक है, तो मैं एक बार एक्वस सॉल्यूशन लिख दूं। तो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस है, बी नेगेटिव, एनोड पे गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और खुद क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए, बी बन गए, ठीक है। वो सॉलिड में बने या गैस में बने, वो डिपेंड करता है कि क्या है ये। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया ना। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। और मैं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता हूं कि इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीमेंट इन नेगेटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, जैसे मान लो कि आपको दिया हो कि Fe+2 है, उससे बन गया Fe+3, तो मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज। या फिर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। अरे पॉजिटिव इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहां पे बी नेगेटिव था, अब ये बन गया बी, तो नेगेटिव क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर इतनी देर से आप बोल रहे हो पॉजिटिव चार्ज आयंस, नेगेटिव चार्ज आयंस, अब डायरेक्ट कैटायन और एनायन क्यों नहीं बोल देते? आ रही होगी ना ये बात, ठीक है। क्वेश्चन ही उठता है, क्वेश्चन ही उठता है, देखो ध्यान से, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। क्वेश्चन उठता है कि वाई, क्यों?
पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायंस क्यों बोलते हैं भाई? कि इसका कैटायन वर्ड का इस पॉजिटिव चार्ज से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, इस नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कैटायन क्यों बोलते हैं? सिमिलरली हम लोग जो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। और क्वेश्चन उठता है कि एनायन वाला वर्ड कैसे आया? सिंपल सी बात है। तो देखो ये कैटायन और एनायन वर्ड आया कहां से? इन पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस रिस्पेक्टिवली से कहां से आई है? तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो एनायन है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो कहां पे मूव करता है? एनोड पे मूव करता है। कहां पे मूव करता है? एनोड। तो एनोड है, उसके पीछे का ओड हटा दो। क्या हटा दिया? ओड। तो क्या बन गया? एन। क्या बन गया? एन। तो एन, एनायन में एन, और ये है क्या? आयन है भाई, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, है तो आयन ना। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो एनोड की तरफ मूव किया है, एनोड की तरफ गया है। तो एनोड का हमने ले लिया क्या? ओड हटा के एन ले लिया, ठीक है, एन आ गया। और ये है क्या? आयन है, तो आगे हमने क्या लगा दिया? आयन। तो भी इसका नाम आया एनायन। सिमिलरली देखो क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कहां पे मूव करेगा? कैथोड पे मूव करेगा। और कैथोड कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल। भाई सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर मूव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, तभी तो क्या होगा? ये डिसइंटीग्रेट होंगे, तभी तो ये क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे ना, अपने अपने चार्ज को लूज करेंगे तभी तो बात ही है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो मूव करेगा कहां पे? कैथोड पे। कहां पे? कैथोड। अब देखो कैथोड का मैंने क्या ले लिया? CAT। क्या ले लिया मैंने? CAT। और ये है क्या? आयन। तो CAT के बाद मैंने क्या लगा दिया? आयन। तो क्या बन गया? कैटायन। इसलिए पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैथोड की ओर मूव करता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनोड की ओर मूव करता है। पिक्चर समझ आ रही है कि ये नेम कहां से जनरेट हुए? ठीक है, चलो तो अब बात आते हैं आगे कि एनोड पे तो क्या हुआ कि ये बी नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड पे चला गया। अब तो मैं इसको एनायन बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये एनायन कहां चला गया? एनोड पे चला गया, ठीक है। और क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली एट कैथोड, कि कैथोड पे क्या होने वाला है सर? फैक्ट है कि ये जो ए पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कहां पे जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड आपका बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो ए पॉजिटिव मान लो एक्वस है, इसने क्या काम किया? इसने इलेक्ट्रॉन लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन कितना लेगा? जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। अब हमको नहीं पता चार्ज कितना है, मैंने तो सिंपल 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लगा दिया। इट कैन बी पॉसिबल 2 पॉजिटिव हो 2 नेगेटिव हो, जैसे कॉपर सल्फेट है Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। हो सकता है 3 पॉजिटिव हो, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे +3 होता है। तो वो जितना चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को, उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो जैसे मैं यहां पे सिंपल लिख रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन किया, तो ये क्या बना? ये बना ए। क्या बना? ए। तो अब इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। यानी इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो उसका उल्टा कर दो, डिक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का जो डिक्रीमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उसको उल्टा कर दो, इंक्रीमेंट इन नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, प्लस से न्यूट्रल हो गया, तो पॉजिटिव के डिक्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। फिट है, सिंपल सी बात है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये प्रोसेस होने वाला है। ऐसे क्या होगा कि ये जो आयंस है ये इन इलेक्ट्रोड्स पे जा करके, यानी अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे जा करके या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे यानी ऑक्सीडाइज होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे यानी रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयंस में डिसोशिएट था, अब वो क्या हो जाने वाला है? वो डिकम्पोज हो गया। किस पे? इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट।
ठीक है, तो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, किसमें, केमिकल में, ठीक है। और इस सेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और आपको ये भी बात पता लगी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायंस क्यों बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन वो कैथोड की ओर मूव करता है, तो वो कैथोड से इसका नाम आया कैटायन, और ये नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड की ओर मूव करते हैं, तो एनोड से इसका नाम क्या है, एनायन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कीजिए, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर कुछ एग्जांपल लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, और वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां हो रहा है, तो देखो कि जो आपके एनाइन है नेगेटिवली चार्ज आयंस है, वो कहां पर आए, एनोड पर आए, और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किए, इलेक्ट्रॉन को क्या किए, लूज, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और वो जो इलेक्ट्रॉन है एनोड से कहां पर जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो देखो सिंपल सी बात यह है कि एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, सिंपल। तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कैसे, एनोड का ए, कैथोड का सी, और ये क्या है, ई, तो मैं इसको याद करता हूं कैसे, ए ई सी। ओके, तो कुछ साल मैंने असम में भी रहा हूं, तो असम में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसका नाम क्या है, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, एईसी, क्या बोलते हैं उसको, एईसी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर कोई आपसे पूछे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, क्या याद रखोगे, एईसी, क्या याद रखोगे, एईसी, यानी एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कहां पर है, कैथोड। और हमको पता है कि जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी और करंट का डायरेक्शन उससे क्या होगा, अपोजिट होगा, इसका मतलब क्या है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो करंट कहां से कहां जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर, ये बात क्लियर है। एक तो बात ये बतानी थी, दूसरी बात ये है कि यहां पर हम कुछ पोटेंशियल की बात करेंगे। देखो दो टाइप के पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है, एक के ऊपर एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इनमें जो पोटेंशियल है, जैसे मान लो कि जो एनोड का पोटेंशियल है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो इस कैथोड को, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या चीज होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, कि एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या बोल दूं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, चलो अब फिर एक टर्म आती है, इनको कलेक्टिवली बोल दूं तो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स,
कि एक इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर गेन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो दो चीजें आ गई यहां पर, एक तो आ गया टू लूज इलेक्ट्रॉन और एक आ गया टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब ये टू लूज पे आ गया हमारा कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, और गेन इलेक्ट्रॉन पे क्या आ गया हमारा, रिडक्शन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या पढ़े कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है तो मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन देगा। कोई आपसे डेफिनेशन तो देखो कंपटीशन में पूछने वाला है नहीं, ठीक है, हाँ बोर्ड में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ले 12th बोर्ड में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसमें प्रोडक्ट ही पूछेगा कि बताओ कि आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड दिया है और एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस से एनोड पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या फिर आपको बोल दे कि आपको डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड दिया है और डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस से एनोड पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो आप में से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला एक्वस सोडियम क्लोराइड, अभी बोल रहे हो डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड, तो बात तो एक ही हुई, नहीं डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब वो बताने से पहले क्या बताने वाला हूं हम लोग यहां पे, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। अब ये बताने से पहले हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने कैसे याद किया था, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है कौन, आइए होंगे आगे ब्रह्मांड पंडित, कलावती लाई सोना फ्री में, बड़ा शानदार ट्रिक से हमने याद किया था। अब ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ एक आयंस हम लोग लेंगे जो कि हमारे यहां पर मस्ट है, ठीक है, और कुछ एक कंडीशन का भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं पीरियोडिक टेबल में कुछ एक आयंस ले रहा हूं, ठीक है, उसको पहले समझेंगे। जैसे मान लो हमने लिया क्या ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेकर, तो सबसे पहले लिथियम लेना जरूरी है, Li पॉजिटिव, तो लेकर के से क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, 12 बेरियम आ जाएगा, सरदार स्ट्रोंशियम का कैल्शियम, नाम Na पॉजिटिव, तो लेकर 12 सरदार का नाम, यानी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर है, क्यों, जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो वहां पे Na पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मेरे को Na पॉजिटिव चाहिए, समझ गया ना यहाँ पे। चलो लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम +3, मांगे अली महान, महान से क्या आता है, मैंगनीज आता है, फिर जान से क्या आता है, जिंक, Zn+2, जानकर फेंके यानी आयरन है, जानकर फेंके, अब आयरन का इलेक्ट्रोलाइसिस कौन करेगा भाई, उसकी जरूरत ही नहीं, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, निकल क्या है, +2, ठीक है, सुनो प्रभात है, अब है से क्या आता है आपका SHE यानी H पॉजिटिव आता है, और H पॉजिटिव का देखो हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, और जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका SRP का वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0.00, किसका वैल्यू, SRP का। और यहाँ पे जो लिथियम है उसका SRP का वैल्यू सबसे कम होता है, यानी नेगेटिव में होता है। तो मैं अगर ये बोलूं कि मैं यहां पर, ये टॉप से बॉटम है, हम जब जा रहे हैं तो किसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, यानी SRP का, स्टैंडर्ड पूरा लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है SRP का। यानी Li के लिए मैं अगर बात करूं तो SRP का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, फिर मैं H पॉजिटिव यानी SHE के लिए बात करूं तो SHE का वैल्यू कितना है, SRP का वैल्यू कितना है, 0, नेगेटिव से कहां गया, 0। अब इससे नीचे जाएंगे
तो उनका एसआरपी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी टॉप से बॉटम पे एसआरपी का वैल्यू क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे, सुनो प्रभात है कौन 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 से क्या आ गया, कॉपर आ गया। यानी Cu+2 का एसआरपी का वैल्यू SHE से क्या है, ज्यादा है, यानी प्लस में है। ठीक है, सुनो प्रभात है कौन, उसके बाद आइए होंगे, होंगे यानी मरकरी ले लो, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव, होंगे आगे 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 से सिल्वर ले लो, सिल्वर यानी Ag पॉजिटिव, फिर ब्रह्मांड पंडित कलावती लाई सोना फ्री में। अब देखो हमारा काम इतने में हो जाएगा, उसके बाद हमको चाहिए कुछ एक नेगेटिव आयंस, एनायंस चाहिए। अब एनायंस में हमारे पास यहां पर क्या क्या लगेगा, देखो तो Ag पॉजिटिव हमने ले लिया, उस Ag पॉजिटिव के बाद अगर मैं एनायन की बात करूं तो कौन आएगा, क्लोराइड आएगा, कौन आएगा, क्लोराइड, और क्लोराइड के बाद कौन आएगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद कौन है, नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद कौन है, सल्फेट, और सल्फेट के बाद कौन है, फ्लोराइड। अगर आपको यहां पर दिख गया तो बेटर है, और अगर आपको यहां नहीं दिखा है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। Ag पॉजिटिव के बाद कौन आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, क्लोराइड के बाद कौन है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद सल्फेट, और सल्फेट के बाद F नेगेटिव। ठीक है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, SRP का वैल्यू बढ़ रहा है। और सिंपल सी बात है, जब टॉप से बॉटम SRP का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जब मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी बॉटम से टॉप जाऊंगा तो किसका वैल्यू इंक्रीज होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होगा किसका, SOP का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। क्लियर है, SOP का वैल्यू, SOP का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, चलो तो ये तो बात थी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एक मेजर हमने आयंस लिए जो कि हमारे अभी काम में आने वाले हैं। क्लियर, चलो अब उसके बाद देखो एक यहां पर टर्म आएगी हमारी, ठीक है, वो टर्म को भी हम लोग डिस्कस कर ले, ठीक है, चलो तो वो टर्म को अभी डिस्कस करें या बाद में करें, चलो जैसे टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं भी क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हम लोग लेने वाले हैं, कौन सा ले, हम लेंगे क्या, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैं बोलूं इसको फ्यूज्ड, या मैं इसको बोलूं क्या, मोल्टन NaCl, एक ही बात है, क्या मोल्टन सोडियम क्लोराइड बोलूं या फ्यूज्ड बोलूं। अब मोल्टन या फ्यूज्ड का मतलब क्या है, हिंदी में इसको गलित बोलते हैं, यानी उसमें वाटर नहीं है, इसको गर्म करके इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा इसको मेल्ट किया गया है, तो वो हो गया क्या आपका मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, अब देखो एक पॉइंट आप याद रखो कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आपको वहां पर इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं दिया गया, मेंशन ही नहीं किया गया है, तो आपको हमेशा क्या लेना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या जो अनरिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। तो देखो क्या याद रखोगे, क्या पॉइंट याद रखोगे, इफ इलेक्ट्रोड इज नॉट mentioned, if electrode is not mentioned, then we have to take, या we have to consider inert electrodes, then we have to take inert electrodes। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करें, इससे पहले मेरे को एक बात बताओ, रात के बजे हैं 1:15, ठीक है, और मैंने एक चीज नोटिस की है कि नॉर्मली रात के 12 साढ़े 12 बजे के बाद तो आपके एरिया में जो डॉगी है, जो कुत्ते हैं, ठीक है, वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा होता है क्या, जैसे अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस चलता है, लगभग 15-20 मिनट चलता है। ठीक है, अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है कभी तो प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट में। चलो इग्नोर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया गया है तो आपको हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने हैं। जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड में मैं एग्जांपल ले लूं क्या, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बेस्ट है भैया, क्या है, बेस्ट है, अरे बेस्ट तो है, महंगा है, प्लेटिनम तो गोल्ड से भी महंगा, लेकिन वो इनर्ट है, ठीक है, अनरिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हमको वो लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलो दूसरी बात हमने क्या लिया यहाँ पे,
फ्यूज या मोल्टन NaCl लिया। इसको पहले नोट डाउन कर लो कि हम लोग को अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। क्लियर। अब देखो करना क्या है, फ्यूज NaCl है यानी आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस है। क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। सिंपल। अब क्वेश्चन ये उठता है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करें, ये हमने सिंपल सा डायरेक्ट सेल बना लिया, हमने ले लिए, क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड ले लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। और एनोड है कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। कैथोड कौन सा, नेगेटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये बातें तो बेसिक है, पता होना चाहिए। चलो अब यहां पर ये इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। किसके हैं, प्लेटिनम के। और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है बताओ, हमने क्या लिया, फ्यूज्ड NaCl लिया। यानी हमारे इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, Na पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है। क्लियर है। चलो यानी हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन है। तो अब यहां पर तो कोई कंपटीशन है नहीं कि दोनों एक एक ही है। तो सिंपल सा मेथड क्या है कि जो एनायन है वो कहां पर जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, यानी अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। कोई नेगेटिवली चार्ज आयन है तो कहां पे जाएगा, एनोड पे। तो सिंपल, एनायन एनोड दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एनायन एनोड, फिर कैटायन कैथोड। अरे नाम एनायन का तो एनोड से तो आया है और कैटायन का कैथोड से तो आया है, तो AACC, सिंपल सी बात। तो होगा क्या, देखो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा कि ये जो Cl नेगेटिव आयन है, ये जो Cl नेगेटिव आयन है वो कहां पे गया, एनोड पे गया। और एनोड पर जाकर के इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्लियर है। तो बन गया Cl। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं, 2 Cl नेगेटिव तो ये क्या बना देगा, Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो ये जो Cl2 है कौन सी फॉर्म में है, Cl2 कौन सी फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो जो Cl2 है वो कहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर, एनोड पे कौन डिपॉजिट हो गया, Cl2। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, इज डिपॉजिटेड ओवर एनोड, एक ही बात है। क्लियर है। तो लिबरेट हो गई क्लोरीन कहां पर, एनोड पे। अब आती है कहानी कहां पर, कैथोड पे, एट कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। और कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, Na पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे जाएंगे। और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्यों, रिडक्शन होना है, रिड्यूस हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बना, Na। तो 2Na पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बना, 2Na। तो जो सोडियम, अब सोडियम फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो सोडियम मेटल है वो कहां पर लिबरेट हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड पे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उनके जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट है वो क्या होगा कि भाई क्लोरीन एंड सोडियम। तो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे डिपॉजिट होगी और सोडियम मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगी। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। क्लियर है। ओके, तो सिंपल सा था, इसको एक बार नोट डाउन कर लो फिर। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग लेने वाले हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड। क्या लेने वाले हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो मैं आपको बोल दूं कि एक्वस सोडियम क्लोराइड और डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में डिफरेंस है। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एक्वस NaCl। अब इस एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। तो कभी भी आपको एक्वस कोई भी दिया जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड दे दे या कॉपर सल्फेट दे दे या कुछ भी दे दे, तो उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, यानी उसके अंदर जो एक्वा है, वाटर है, बहुत ही कम है। तो एक्वा सोडियम क्लोराइड बोलो या फिर मैं इसको बोल दूं कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, एक ही बात है, फिट कर लो माइंड में। एक्वा सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, वाटर तो है लेकिन बहुत ही कम है। और जहां पर वाटर कम होगा तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। फिट कर लो माइंड में, क्या कर लो, ठीक है। चलो अब बात यह है कि जब एक्वस सोडियम क्लोराइड है तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ये सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। अब इसके अलावा क्या बोला, एक्वस, अरे वाटर है बहुत ही कम है लेकिन है तो सही।
और वाटर है वो डिसोशिएट होकर आपको क्या देगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यानी आपके पास एक कैटायन और आ गया H पॉजिटिव और एक एनायन और आ गया OH नेगेटिव। ठीक है, अब आएगा मजा यहां पे। अब यहां पर हो गया कंपटीशन। ठीक है, टोटल कितने कैटायंस हो गए आपके पास, 2, और टोटल कितने एनायंस हो गए आपको पास, 2। अब कंपटीशन ये है कि आउट ऑफ दीज 2 कैटायंस, कैटायन कहां पे जाता है, कैथोड पे जाता है। इन दोनों कैटायन में कैथोड पे कौन जाएगा, क्योंकि कैथोड पे तो कोई एक ही जाने वाला है। और सिमिलरली इन दोनों एनायन में से एनोड पे कौन सा जाने वाला है। अब यहां पर कंपटीशन आ गया, तो अब इसको सोल्व कैसे करें। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एक आयंस शो किए थे, उनकी एसआरपी की वैल्यू और एसओपी की वैल्यू शो की थी। अब यहां पर एक टर्म आपको मैं बताने जा रहा हूं, और वो टर्म क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोला हम लोगों ने, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है। द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एन आयन टू गेट डिस्चार्ज्ड एट इलेक्ट्रोड। एक आयन का एक्चुअल पोटेंशियल कि जिससे वो किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। क्या लिखूं मैं यहां पे, द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एन आयन टू गेट डिस्चार्ज्ड एट एन इलेक्ट्रोड, वो किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। ये कहानी क्लियर है। अब देखो कि किसी आयन को डिस्चार्ज होने के लिए किसी इलेक्ट्रोड पे, तो उसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है इन दोनों में से, कैसे है वो हम लोग कैसे डिसाइड करें। ध्यान से समझने वाली बात है, देखो ध्यान से, कि मान लो इन केस ऑफ कैटायंस, सिंपल सी बात, इन केस ऑफ कैटायंस यानी इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, यानी हम इनकी बात कर रहे हैं। कैटायन के केस के अंदर, कैटायन में जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, कैटायन के केस के अंदर जिसका एसआरपी का वैल्यू, अब बताओ कैटायन में एसआरपी का वैल्यू किसका ज्यादा है। हमारे पास कैटायन कौन है, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ये रहा Na पॉजिटिव और ये रहा हमारा H पॉजिटिव। कैटायन के केस में जिसका एसआरपी का वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैटायन के केस में जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होगा, किसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा है, H पॉजिटिव का ज्यादा है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं कि एसआरपी किसका, ऑफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन एसआरपी ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव का एसआरपी का वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो कैटायन में जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो यहां पे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या मैं एक बार इसको डीपी लिख दूं, समझ आओगे। तो इसका मतलब एसआरपी का वैल्यू H पॉजिटिव का ज्यादा है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, तो उसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है H पॉजिटिव का वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। और मैंने अभी थोड़ी देर क्या बोला कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पे, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसको डिस्चार्ज होने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर है। तो बताओ किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इन दोनों में, H पॉजिटिव का है, तो कौन डिस्चार्ज होगा, H पॉजिटिव। फिट कर लो माइंड में। इन केस ऑफ कैटायन जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। यानी जो एनर्जी चाहिए एक आयन को टू गेट डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड, वो एनर्जी जितनी कम लगेगी तो इसका मतलब है वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। क्लियर है। चलो अब बात यह है कि इसका मतलब कि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कम है, तो एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो हम लोग यहां में किसको चूज करेंगे, H पॉजिटिव को। किसको चूज करेंगे, H पॉजिटिव को। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब आगे आते हैं एनाइन में। किसमें आते हैं? एनाइन में। चलो अब एनाइन में क्या होता है? इन केस ऑफ एनाइन, दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं क्या, इन केस ऑफ एनाइंस। एनाइंस में क्या होता है कि जिसका एसओपी का वैल्यू ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे दो एनाइन है, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड कहां है? ये, और उनमें एसओपी का वैल्यू बॉटम से टॉप बढ़ रहा है, तो किसका ज्यादा है? क्लोराइड का ज्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं? एसओपी ऑफ क्लोराइड इज ग्रेटर देन एसओपी ऑफ हाइड्रोक्साइड। एसओपी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये बात समझ आ गई, ठीक है। क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में एसओपी का वैल्यू किसका ज्यादा है? क्लोराइड का ज्यादा है। तो जिसका एसओपी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। कब? इन केस ऑफ एनाइन। तो इसका मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्लोराइड का कम होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही तो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसको डिस्चार्ज होने के लिए कम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर मैं क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में देखूं यहां पर, तो जो क्लोराइड है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो वो जल्दी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये चीज फिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सिंपल सी बात है करो कि ये जो कैटायन है, कैटायन कहां पे जाते हैं? कैथोड पे, और एनायन कहां जाते हैं? एनोड पे। तो डायरेक्ट हम लोग कर दे यहां पर, ठीक है। कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। इतनी कहानी तो समझ ही आ गई आप लोगों को, ठीक है। साथ साथ में पोज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। चलो तो क्या होगा? एट एनोड, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां पे, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव। कैथोड कौन सा है? नेगेटिव। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और इस पॉजिटिव पे कौन आएगा? नेगेटिव आएगा, तो Cl नेगेटिव आएगा एनोड पे, और यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो बैलेंस कर दो, 2Cl नेगेटिव ने क्या किया? Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। कहानी क्लियर है? चलो तो ये जो क्लोरीन गैस है वो कहां पे डिपॉजिट हो जाती है? एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो अगर आपको बोला जाए कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, या एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट है वो क्या होगा? क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो क्या बोलोगे? क्लोरीन विल बी डिपॉजिटेड ओवर एनोड। ये बात क्लियर है। अब आते हैं यहां पे किसके ऊपर? कैथोड। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस पर कौन आएगा? कैटायन आएगा। कैटायन Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन आने वाला है? H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। तो यहां पर आ जाएगा H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा? H बनेगा। बैलेंस कर दो, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? H2। तो भैया हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्वस सोडियम क्लोराइड या कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, उसमें एनोड पे तो डिपॉजिट होगा क्लोरीन गैस, और कैथोड पे डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन गैस। फिट हो गया माइंड में? अब देखो हुआ क्या, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये सॉल्यूशन में रह गए। अब ये Na पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, ठीक है। क्या बना? ये बना Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या बचे हुए हैं? OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब क्या है कि द रिमेनिंग सॉल्यूशन, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। अब pH यानी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर ली, उसके बाद सॉल्यूशन में क्या बचा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बेस का pH 7 से ज्यादा होता है, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन का जो pH है इट विल बी ग्रेटर देन 7। इट विल बी ग्रेटर देन 7 यानी आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बिकम्स बेसिक। द सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। व्हाई? क्योंकि NaOH रह गया वहां पे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा मजेदार था ये कॉन्सेप्ट। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, अब चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 क्या है? डाइल्यूट
NaCl। क्या है? डाइल्यूट NaCl। ये भी मजेदार है। ठीक है, नंबर 3 डाइल्यूट NaCl। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है? अब वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर अब अबंडेंट है। क्लियर है? तो देखो वाटर अबंडेंट है तो वाटर का डिसोसिएशन होगा, क्या देगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और NaCl का डिसोसिएशन पे क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटायंस आ गए और हमारे पास दो ही क्या आ गए? एनायंस आ गए। दो कैटायन एंड दो एनायन। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि बताओ कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट आएगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आएगा। तो ये भी मजेदार है। अब बात ही है कि एनोड पे कौन आने वाला है? एनोड क्या है? ए पे क्या आएगा? एनायन। अब एनायन में इन दोनों में से कौन सा आएगा? अभी मैं बोल दूं कि सर यहां पर एनायन में कौन आ जाने वाला है? क्लोराइड आ जाने वाला है, क्योंकि क्लोराइड है, क्लोराइड का एसओपी का वैल्यू ज्यादा है तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये तो बात बोलेंगे, तो वो तो प्रोडक्ट सेम बन जाएगा जो कि एक्वस NaCl में बन रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो ये जो क्लोराइड है इसका एसओपी का वैल्यू हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है, यानी इस क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड से कम है, तो क्लोराइड डिस्चार्ज होना चाहिए था ना, बट यहां पर उस डिस्चार्ज पोटेंशियल से भी ज्यादा एक चीज और मैटर करती है। क्या? कि यहां पर जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनका नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड। क्यों? इसने बोला डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट का मतलब क्या है? कि वाटर बहुत ज्यादा है, और वाटर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अबंडेंट है, यानी क्लोराइड आयन से भी बहुत ज्यादा है। अब यहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल से जीत जाएगा कौन? नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि यहां पर OH नेगेटिव के नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो कौन जाएगा? OH नेगेटिव आयन है वो क्या होने वाला है? डिस्चार्ज होने वाला है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको डाइल्यूट कुछ भी दिया जाए, एनायन में OH नेगेटिव ही कहां पर जाएगा? एनोड पे जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज होगा। फिट कर लिया माइंड में? तो मैं क्या लिख दूं? रिएक्शन एट एनोड। क्या होने वाला? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? OH नेगेटिव है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो क्या बन जाएगा? OH प्लस में इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं दो OH नेगेटिव कर दूं तो कितने OH बन जाएंगे? दो OH बन जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब दो OH का मतलब क्या है? दो OH का मतलब है एक का H ले लिया और एक का OH ले लिया, क्या बन गया? वाटर बन गया। और क्या बन गया? एक एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, यानी इस रिएक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं लिख दूं इसको क्या? 2OH नेगेटिव विल गिव यू, एक तो मोल क्या देगा? वाटर का देगा, प्लस में क्या देगा? हाफ O2, प्लस में क्या देगा? हाफ O2, और प्लस में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इस हाफ O2 को मैं 1 करूं, फुल करूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4OH नेगेटिव विल गिव यू 2OH2O, प्लस में क्या दिया इसने? O2, प्लस में O2 और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास रिएक्शन आ गई कहां पर? एनोड के ऊपर। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन था वो एनोड पे ऑक्सीडाइज हो गया। किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो गया? ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें? तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई? O2 गैस लिबरेट हुई। तो एनोड है उस पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? O2। फिट कर लो माइंड में। कभी भी डाइल्यूट कुछ भी दिया जाए तो एनोड पे हमेशा O2 आएगा। क्या आएगा? O2। अब आते हैं कहां पर आते हैं? कैथोड पे। तो रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन आएगा? ये कैटायंस आएंगे, और इन केस ऑफ कैटायन जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और वही डिस्चार्ज होगा। तो देखो H पॉजिटिव Na पॉजिटिव में एसआरपी का वैल्यू किसका ज्यादा है? H पॉजिटिव का ज्यादा है। और मजे वाली बात है कि H पॉजिटिव का नंबर भी ज्यादा है, तो दोनों बातें फेवरेबल हो गई उसके लिए। भाई Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में
एसआरपी का वैल्यू टॉप से बॉटम बढ़ता है, तो एसआरपी का वैल्यू किसका ज्यादा है? H पॉजिटिव का ज्यादा है। कितना है? 0 है। और Na पॉजिटिव का नेगेटिव, तो H पॉजिटिव का एसआरपी का वैल्यू ज्यादा है, और जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो यहां पे H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। दूसरा, भाई हमने बोला डाइल्यूट, तो डाइल्यूट है तो उसमें H पॉजिटिव भी क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो नंबर भी ज्यादा हो गया और डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम हो गया, तो यहां पर तो H पॉजिटिव ही डिस्चार्ज होने वाला है। तो किसका कैटायन कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? H पॉजिटिव। तो क्या होगा? यहां पे देखो, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना? H बना। तो 2 H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना? H2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 4। अगर मैं इसको 4 की लैंग्वेज में लिखूं तो 4H पॉजिटिव प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2H2। तो हमारे पास रिएक्शन आ गई कहां पर? कैथोड पे। 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2H2, यानी कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? H2। कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। था ना मजेदार? ठीक है। अब यह एक बात देखो, सोचने वाली बात है कि सर आपने लिया डाइल्यूट NaCl, मान लिया सर डाइल्यूट है तो वाटर अबंडेंट है, ठीक है, और जिसका नंबर ज्यादा होगा वही यहां पर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होगा, मान लिया। लेकिन मजे वाली बात, हम जिसको डाइल्यूट कर रहे थे, किसको डाइल्यूट कर रहे थे? NaCl। अरे उस NaCl का तो कुछ हुआ ही नहीं इस एनोड कैथोड में। हुआ किसका है? वाटर का हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब आप डाइल्यूट NaCl लेते हो तो NaCl का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? वाटर डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है? किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये बनेगा क्या? 4H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये प्रोडक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, प्लस में क्या बचा? 4OH नेगेटिव। क्या देगा ये आपको? ये देगा 2H2 प्लस में O2 प्लस में 2H2, ठीक है। वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या बने? H2 एंड O2। और H2 कहां पर आया? H2 आया आपका कैथोड पे और O2 आया आपका एनोड पे। कैथोड पे और एनोड पे, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ जब आप डाइल्यूट NaCl लेते हो। तो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, और उनका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आप देखिएगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, तो इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नॉलेज बढ़ रही होगी आपकी, है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखो, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए सोडियम क्लोराइड के। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक हम लेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और एक हम लोग लेंगे क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? तो एग्जांपल नंबर 4 क्या ले रहा हूं यहां पे? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर वाटर क्या है? नेग्लिजिबल है, तो यहां पर हम लोग वाटर को भूल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो H2SO4 है ये आपको डिसोशिएट होकर क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव। हमको इन्हीं दो आयंस को लेना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो अब यहां तो कंपटीशन है ही नहीं, तो यहां पे तो डायरेक्ट है। देखो क्या बनाएंगे हम लोग? हम बनाएंगे एक तो एनोड और एक क्या बनाएंगे? कैथोड। एनोड कौन सा टर्मिनल है आपका? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से लगा, और कैथोड कौन सा है? नेगेटिव। चलो, अब देखो क्या है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो इस एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे कौन जाता है? एनाइन जाता है, और यहां पर आपका एनाइन कौन है? HSO4 नेगेटिव। तो ये जो HSO4 नेगेटिव है ये एनोड पे जाएगा, और ये जो H पॉजिटिव है क्या है? कैटायन, कहां पे जाएगा?
कैथोड पे जाएगा। सिंपल है। तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट एट एनोड, कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो एनायन है एनोड पर जाकर के अपना चार्ज क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो क्या बन जाएगा ये HSO4 नेगेटिव से ये बन जाएगा HSO4 और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। क्लियर है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो दो HSO4 नेगेटिव कितने HSO4 बनाएंगे, दो बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। और दो HSO4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, H2S2O8। क्या मतलब हुआ, H2S2O8। अब इस H2S2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस पे एनोड पे क्या डिपॉजिट होता है। तो क्या लिखोगे, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। इसका एक कॉमन नेम भी है। क्या कॉमन नेम है इसका, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड ये इसका एक कॉमन नेम है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मार्शल्स एसिड बोलो या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलो, एक ही बात है। चलो एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम कौन होगा, यहां पे सल्फर होगा। ठीक है ना। तो S2 कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, इसको मिटा दिया जाए, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, H2S2O8 का। ठीक है, H2S2O8 का स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल एटम कितना, सल्फर, और सल्फर कितने हैं, दो है। अब इसको छोड़ के कितने OH पॉसिबल हो सकते हैं, दो। तो एक OH तो लगा दो इस सल्फर पे और एक लगा दो इस सल्फर पे, लगा दिया। अब क्या बचे, 6 ऑक्सीजन बचे। ठीक है, चलो अब सल्फर का वैलेंसी कितना है, 6 है। 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, जिसमें से एक तो बन चुका है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब सल्फर के दोनों सल्फर के 5-5 बॉन्ड हो चुके हैं, बट अभी भी कितने ऑक्सीजन बाकी है, 2। तो क्या काम करेंगे, एक ऑक्सीजन, और इन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बना दो। जहां पर ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। तो ये जो लिंकेज है, ये जो बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो ये H2S2O8 यानी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलो या फिर आपको मार्शल एसिड बोलो, एक ही बात है, उसका ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कहां पे डिपॉजिट होगा, कहां पे, एनोड पे। अब कहानी आती है कि सर कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा। देखो डायग्राम बना लो, ठीक है, पोज करके। चलो मैं इसको मिटा दूं, हाँ जी। तो अब यहां पे कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा सर, तो कैथोड पे देखो कौन जाएगा, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, अब कैथोड पे कौन जाने वाला है, ये कैटायन जाने वाला है H पॉजिटिव, और वो कैटायन H पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बनेगा, H। तो दो H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएगा, H2। तो कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, किसके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी और एनोड पे H2S2O8 यानी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ये लिबरेट होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो अब ये तो हो गया 4। आगे चलते हैं किसके ऊपर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डाइल्यूट। और मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कि डाइल्यूट आप कुछ भी लो, किसका होने वाला है, वाटर का होने वाला है। तो ठीक है, लेके देखते हैं क्या है, नंबर 5 डाइल्यूट H2SO4। और डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, डाइल्यूट यानी वाटर से डाइल्यूट है और वाटर अबंडेंट है। तो आपके पास क्या है, आपके पास वाटर का H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव तो है। फिर H2SO4 है, वो भी डिसोशिएट होकर क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, कितने, 2, और SO4 2 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूट करने से क्या होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, और कंप्लीटली आयोनाइज होकर के अब ये क्या देगा, ये 2 तो देगा H पॉजिटिव और एक देगा SO4 2 नेगेटिव। कहानी क्लियर है। तो आपका यहां पे कैटायन के केस में तो कंपटीशन ही खत्म हो गया भाई, क्योंकि कैटायन तो एक ही टाइप का क्या, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैटायन कहां पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा,
ये H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2। तो कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2। क्लियर। तो फिर ये एनायन दो है, अब यहां कंपटीशन है, ठीक है। अब इन दोनों में से एनोड के ऊपर कौन जाएगा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो OH का नंबर ज्यादा है, OH का नंबर ज्यादा है, और कौन जीतता है, जिसका नंबर ज्यादा हो, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब पहले अगर मैं SRP की वैल्यू बात करूं, SOP की, इन केस ऑफ एनाइन SOP देखा जाता है, SOP का वैल्यू हाइड्रोक्साइड का ज्यादा है सल्फेट से, और एनाइन के केस में जिसका SOP का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही डिस्चार्ज होगा। यानी अगर मैं SOP की वैल्यू से देखूं, डिस्चार्ज पोटेंशियल से देखूं, तो OH नेगेटिव डिस्चार्ज होना चाहिए, और अगर मैं नंबर से भी देखूं तो OH नेगेटिव का नंबर ज्यादा है तो भी वो डिस्चार्ज होना चाहिए। तो दोनों ही बातें इस OH नेगेटिव के फेवर में आ रही है। सिंपल सी बात, खत्म ही होगी कहानी यहां पे। तो OH नेगेटिव है, इसका क्या होने वाला है, एनोड पे जाकर के क्या हो जाएगा, ये एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो बनेगा OH प्लस में इलेक्ट्रॉन, 2H नेगेटिव क्या बनाएगा, 2OH प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। 2H का मतलब क्या है, 2OH का मतलब क्या है, एक तो वाटर और एक हाफ O2, ठीक है। तो वाटर बन गया, हाफ O2 बन गया, तो इसको मैं क्या लिखूं, ऐसे लिख दूं, इसको मैं लिख दूं H2O प्लस में हाफ O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और हाफ को 1 करें तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 4OH नेगेटिव, 2 वाटर बना दिया, और क्या बना दिया, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। कहने का मतलब है कि एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई, O2 लिबरेट हुई। तो बात तो वही आ गई ना कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी वाटर का ही तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। यानी जब भी आप कोई भी डाइल्यूट एसिड लेते हो या कुछ लेते हो तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होना, अल्टीमेटली वाटर का होना है। एनोड, कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन, एनोड पे जाएगी ऑक्सीजन। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन करो, कितने हो गए टोटल, 5। आगे चलते हैं, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसको लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, नंबर 6। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक तो मैं ले लेता हूं मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मैं ले लेता हूं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक मैं ले लेता हूं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीनों ले लेते हैं और देखते हैं कि तीनों में प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे पहले मैं लूंगा क्या, यहां पे मोल्टन NaOH। अब मोल्टन NaOH का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो एक एक आयन है तो कंपटीशन है ही नहीं भैया। तो यहां पे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो क्या है कि एनोड है, एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले देखा कि OH नेगेटिव आयन है, जब वो एनोड पे जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, ऑक्सीजन। क्या किया था हम लोगों ने, 4OH नेगेटिव क्या देता है, 2H2O प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी गैस लिबरेट होगी एनोड पे, ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, ओके। और कैथोड है, कैथोड पे कैटायन जाएगा, और कैटायन कौन है, Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, Na। तो कैथोड पे कौन सी मेटल डिपॉजिट होगी, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी। क्लियर है, इसका मतलब कि मोल्टन NaOH के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होने वाली है। अब तो आई थिंक बड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए। नंबर 7 देखो क्या है, अगर मैं ले लूं क्या, एक्वस NaOH। अब एक्वस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्वस का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। एक्वस NaOH बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH बोलूं। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है वाटर तो है लेकिन क्या है, कम है, क्या है, कम। तो देखो यहां पे NaOH डिसोसिएट होकर क्या देगा, Na पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा। और एक्वस है, वाटर है, कम है, वो भी तो डिसोसिएट होगा, तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा एंड OH नेगेटिव देगा। अब मजे वाली बात है कि एनाइन के केस में तो कंपटीशन खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास है OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव का जब एनोड पे जाएगा, वो तो एनोड पे जाएगा, कहां जाएगा, एनोड पे। और एनोड पे जाकर के कौन सी गैस लिबरेट करता है, O2 गैस लिबरेट करता है। कौन सी गैस, O2। कहानी खत्म हो गई। अब बात आती इन दोनों में, अब इन दोनों में कंपटीशन है, तो मैंने क्या बोला कि कैटायन में देखते हैं SRP का वैल्यू, ये कैटायन
SRP का वैल्यू किसके ज्यादा है, H पॉजिटिव का ज्यादा है। और जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा है, जिस कैटायन का SRP का वैल्यू ज्यादा होता है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और वही डिस्चार्ज होता है। तो SRP का वैल्यू H पॉजिटिव का ज्यादा है तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और वही डिस्चार्ज होगा, यानी H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा। तो H पॉजिटिव कहां पर, कैथोड पे, कहां पे, कैथोड। और H पॉजिटिव जब डिस्चार्ज होता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन। तो H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी। कहां पे कर दी, कैथोड पे। तो इसका मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो या कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो, तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, गैस लिबरेट होती है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सीम्स लाइक कि जो डाइल्यूट के केस में होता है उस टाइप का कुछ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 7। अब आते हैं नंबर 8 पे, मिटा दिया जाए ऊपर वाले को। नंबर 8 है आपके पास कौन सा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 8 कौन सा है, डाइल्यूट NaOH। यहां पर क्या होगा, डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर अबंडेंट है, और वाटर अबंडेंट है तो आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का नंबर ज्यादा है। फिर NaOH है, वो भी डिसोशिएट होगा, तो वो क्या देगा आपको, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एंड OH नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाले हैं भाई, तो प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाइल्यूट NaOH में भी वही कहानी और एक्वस NaOH में भी वही कहानी। कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे इसको। तो कितने हो गए टोटल, ये 8 हो गए, ठीक है। तो एग्जाम में मोस्टली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या आगे बढ़ते हैं कि मान लो अभी तक तो हमने जो इलेक्ट्रोड लिए थे, कौन से लिए थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी जो रिएक्टिव नहीं होते वो लिए थे, और हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्लियर। अब एक कंडीशन है देखो कि इफ इलेक्ट्रोड आर रिएक्टिव, अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो तो क्या करोगे, तो क्या होगा। ओके, तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी मेटल को प्योर करना हो, 100% प्योरिटी लानी हो, तो भैया हम लोग ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ओके, अब एग्जांपल ले लेता हूं कि कुछ मेटल जो कि रिएक्टिव होती है, जैसे निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये रिएक्टिव मेटल्स में आती है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। और मैं यहां पर एग्जांपल लेने वाला हूं किसका, कॉपर का एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है। देखो, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो मेटलर्जी, तो मेटलर्जी के अंदर आपके पास बहुत सारी मेटल्स, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि कॉपर का एग्जांपल ले लूं कि आपने बाकी सारा प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने से आपको जो कॉपर का मेटलर्जी से कॉपर मिला, कितना मिला, वो मिला 98% प्योर कॉपर। 98% प्योर है, 100% तो प्योर नहीं है, इसलिए उसको मैं इम्प्योर बोलूंगा। तो देखो ध्यान से करना क्या आपको, देखो ये हमने एक सेल बना लिया, क्या बना लिया, एक सेल, और इस सेल में हमने क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, कि जब हमारे इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो तो वहां पर क्या काम किया जाता है, वहां पर कि जो एनोड है, वहां का जो एनोड है वो लिया जाता है थिक। जैसे मैं कॉपर ले रहा हूं तो एनोड को मैंने क्या ले लिया, एक थिक रोड ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, इम्प्योर कॉपर, मींस 98% प्योर है, लेकिन 100% तो प्योर नहीं है ना, ठीक है। तो उस केस में जो इम्प्योर मेटल होती है उसको एनोड बना दिया जाता है और उसका एक थिक रोड लिया जाता है, और वही मेटल जो हमारे पास 100% प्योर है उसको बना दिया जाता है कैथोड, और उसका एक थिन इलेक्ट्रोड ले लिया जाता है, और ये हमारे पास क्या है, 100% प्योर कॉपर। क्लियर। अब क्या किया हमने, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या करते हैं, जब आपकी मेटल ही रिएक्टिव हो, यानी इस मेटल को प्योर करना है, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का कोई सोल्ट होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल सॉल्ट। तो जैसे कॉपर है तो हमने क्या ले लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया। एक्वस इसलिए लिया ताकि वो आयंस में डिसोशिएट हो जाए, क्योंकि कॉपर सल्फेट है वो तो सॉलिड होता ना, तो
डिसोशिएट करने के लिए हमने क्या काम किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर दिया, डिप कर दिया किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cu, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO। ये कहानी समझ आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया, रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये क्या आपका, ये है आपका एनोड, जिसपे होने वाला है क्या है, ऑक्सीडेशन। ये है आपका कैथोड, जिसपे होने वाला है क्या है, रिडक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी, देखो रिएक्शन एट एनोड। एनोड कौन सा टर्मिनल है भैया, पॉजिटिव, और एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से ये जो थिक इलेक्ट्रोड लिया है इंप्योर कॉपर का, तो यहां से जो कॉपर है Cu सॉलिड है, वो कहां पर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए लोग, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और ये क्या बन जाएंगे, Cu+2 एक्वस। ठीक है, तो यहां से ये जो कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और क्या बन गया, Cu+2। अब ये सॉलिड है, Cu+2 बनते ही एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब ये कहां पर आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। और सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या था, Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस था। ये बात क्लियर हो। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए, कहां पर लिबरेट हुए, एनोड पे। एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लिबरेट हो गए। वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां पर जाने वाले हैं, कैथोड पर जाने वाले हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से हो गया, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। किसका मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। ये बात समझ आ गई, वही AEC आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज, वही तो बात है। और करंट का मूवमेंट क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये लो, करंट अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। अब देखो, अब ये जो Cu+2 आयंस है, कहां पर आ गए, सॉल्यूशन में आ गए। अब ये सॉल्यूशन में आ तो गए, अब भटक गए। अब पॉजिटिव है, कैटायंस है, तो उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन है तो कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां पर, अभी कैथोड पे है, क्योंकि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कैथोड कहां दिखेंगे उनको, इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे उनको, कैथोड पे। तो ये जो Cu पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में, वो कहां चले गए, वो चले गए कैथोड पे। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी कि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं एक्वस, इन्होंने कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गए, Cu सॉलिड। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गए तो इस कैथोड के ऊपर ये क्या होना स्टार्ट हो गए, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग जो कॉपर है प्योर, वो इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड जो कि बिगिनिंग में हमारा थिन था, दुबला पतला था, अभी क्या हो गया, हट्टा कट्टा हो गया ना, ठीक हो गया। ओके, और ये जो एनोड था, जो कि एक थिक इलेक्ट्रोड रोड थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कहानी क्लियर है, ठीक है। और हमारा जो प्योर कॉपर है कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। इस टाइप से हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइसिस से 100% प्योर मेटल बनाते हैं। कहानी समझ आ गई, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर बात ये उठती है कि सर ये कॉपर है, ठीक है, 98% प्योर है, तो फिर वो जो 2% इंप्योरिटी किसका है, ये बात भी है। तो 2% इंप्योरिटी किसका हो सकता है, देखो वो इंप्योरिटी हो सकता है किसका, वो हो सकता है जैसे गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, प्लैटिनम का भी हो सकता है भाई। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लैटिनम हुआ, कॉपर हुआ, ये ऑर्नामेंटल मेटल्स है, इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। पुराने टाइम में जब सब लोग रिच थे तो उस टाइम में गोल्ड के आभूषण थे। आपने रामायण महाभारत देखी होगी ना, तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने लेकिन आभूषण गोल्ड के पहने। उतने जेवरात रामायण महाभारत में लोगों ने पहने, उतने हमारी लेडीज नहीं पहनती है। अरे उतना छोड़ो, उसका 10% नहीं पहनती है। मुकुट, मुकुट के बिना देखा किसी को, नहीं देखा ना। चलो, अभी भी आज भी अगर हम लोग भगवान की इमेज हमारे दिमाग में डालते हैं ना,
तो जैसे भगवान कृष्ण की डालें तो माइंड में आता है कि मुकुट पहना है, यहाँ पर एक मोर पंख है, बांसुरी है, अभी भी वही इमेज। क्यों? क्योंकि हमने उनकी फोटो देखी ऐसी है। ठीक है भाई, अगर आज भगवान कृष्ण सूटेड बूटेड होकर आ जाए तो हम लोग बोले ये तो कॉमेडी है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमको क्या पता कि वो भी शायद अपडेट हो गए हो, वी डोंट नो, क्योंकि हमने वही पिक्चर पुरानी वाली देखी है और वो पिक्चर अभी तक उनकी अपडेट हुई नहीं है। चलो, फिर पुराने टाइम में गोल्ड था और बाद में क्या है? सिल्वर। अब सिल्वर के बाद फिर क्या आया? बाद में कॉपर कॉइन्स चालू हुए। ठीक है, कॉपर कॉइन्स के बाद धीरे धीरे फिर एल्यूमिनियम कॉइन्स। अभी भी आपके माइंड में होगा या फिर आप अपने बड़े भाइयों से, बहन से या फिर पेरेंट्स से पूछे, एक 20 पैसे का कॉइन आता था। ठीक है, और वो कॉइन किसका है? एल्यूमिनियम का होता था। ठीक है, अभी भी आपके घर में पुराने दादा दादी के पास पड़ा जरूर होगा, ये गारंटेड है। फिर एल्यूमिनियम के बाद किसके आना स्टार्ट हुए? स्टील, ये लोहे के आना स्टार्ट हुए। पहले के टाइम 5 रुपए का सिक्का आता था हैवी, आज का 10 का सिक्का इतना हैवी नहीं है जो पहले 5 का आता था। यानी धीरे धीरे क्वालिटी क्या होती गई? खत्म होती गई। तो अब बात यह है कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये ऑर्नामेंटल मेटल्स होती है। ठीक है, तो अगर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये साथ में मिले कहीं पे, कुछ कुछ इनके अंदर परसेंटेज हो। तो कहने का मतलब है कि जो 2% इंप्योरिटी है किसकी हो सकती है? उसमें गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। तो फिर वो कहां जाएंगे? वो तो ये कैथोड पे जाने वाले नहीं है, तो वो क्या होगा? देखो, वो जाएंगे कहां पे? ठीक है, वो इस एनोड के नीचे गिर जाएंगे, गिर गए, और एनोड के नीचे यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड के नीचे डिपॉजिट हो गए एज ए मड। मड होता है ना, कीचड़। ठीक है, तो अब एनोड के नीचे डिपॉजिट हुए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनोड मड बोलते हैं, एनोड कीचड़। या फिर इसका एक नाम और भी दिया जाता है, क्या? एनोड पंख। क्या नाम दिया जाता है? एनोड पंख दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर द एनोड पंख कैन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो उसमें गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो, फॉर एग्जांपल निकिल हो, कॉपर हो, जिंक हो, इस टाइप के हो, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि उनको इम्प्योर से प्योर किया जाता है। 100% प्योरिटी की गारंटी है इलेक्ट्रोलाइसिस में। लास्ट स्टेप है ये 100%। आयन टू आयन प्योरिटी आपको यहां पर मिलेगी। सो यू विल गेट 100% प्योर मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। कहानी समझ आई? तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।